नमस्कार। अभी 1-2 साल पहले ही यस बैंक इंडिया की 6वीं सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक थी। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि यस बैंक की शेयर प्राइस 92% से गिर गई और अभी जनवरी 2020 में यस बैंक की शेयर प्राइस 50 रुपए के करीब चल रही है। यस बैंक के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे और उसकी शुरुआत हम यस बैंक की हिस्ट्री से शुरू करेंगे। मिस्टर राणा कपूर ने अशोक कपूर और हरकिरत सिंह के साथ 1998 में रोबो इंडिया फाइनेंस ये एनबीएफसी शुरू की। ये एनबीएफसी उन्होंने नीदरलैंड की बैंक रोबो बैंक के साथ पार्टनरशिप करके बनाई थी। फिर 2003 में उन्होंने ये पार्टनरशिप तोड़ दी और राणा कपूर, हरकिरत सिंह और अशोक कपूर ने अपने स्टेक बेच दिए, यानी उन्हें यस बैंक सेटअप करनी थी। 2004 में उन्हें बैंक का लाइसेंस मिल गया और यस बैंक का ऑपरेशन शुरू हो गया। शुरुआत के कुछ दिनों में ही हरकिरत सिंह यस बैंक छोड़कर चले गए, जिसके बाद बैंक का कंट्रोल राणा कपूर और अशोक कपूर के हाथ में आ गया। हरकिरत सिंह के जाने के बाद राणा कपूर यस बैंक के सीईओ बने और अशोक कपूर यस बैंक के चेयरमैन बने। इन दोनों ने भी 2008 तक इस बैंक को बहुत अच्छे तरीके से चलाया। फिर 2008 में मुंबई पर जो 26/11 का हमला हुआ उसमें अशोक कपूर की डेथ हो गई, जिसके बाद बैंक का सारा कंट्रोल राणा कपूर के पास आ गया। अशोक कपूर की डेथ के बाद उनका स्टेक उनकी वाइफ मधु कपूर को मिल गया। उसके बाद राणा कपूर मधु कपूर को बैंक के ऑपरेशन से अलग रखने लगे। उन्होंने मेजर शेयर होल्डर की लिस्ट से मधु कपूर का नाम हटा दिया। साथ ही मधु कपूर बोर्ड पर कोई डायरेक्टर नॉमिनेट करती थी तो उसको भी राणा कपूर और बोर्ड मंजूरी नहीं देता था, जिसके चलते मधु कपूर का बैंक पर बहुत ही कम कंट्रोल रहा और मिस्टर राणा कपूर उसे अपनी तरह से चलाने लगे। 2008 से 2018 इस पीरियड में यस बैंक ने बहुत अच्छी ग्रोथ की। कंपनी की बॉटम लाइन यानी प्रॉफिट बहुत अच्छे तरीके से बढ़ने लगा, लेकिन इस ग्रोथ के पीछे कई सारी चीजें छुपी थी जो 2018 के बाद बाहर निकलना शुरू हो गई और उसका ही नतीजा है कि आज यस बैंक की शेयर प्राइस इस लेवल पर आ चुकी है। देखो, बैंकिंग इंडस्ट्री बाकी सारी इंडस्ट्रीज से अलग है। बैंकिंग सेक्टर में प्रॉफिट पहले आता है और लॉसेस बाद में आते हैं। ग्रोथ पहले हो जाती है और उसके पीछे के जो रीजंस है और बाकी जो छुपी हुई चीजें हैं वो बाद में पता चलने लगती है। राणा कपूर अपने बिजनेस ऑपरेशंस को लेकर काफी ज्यादा अग्रेसिव थे और किसी कंपनी को लोन देने के लिए भी वो काफी अग्रेसिव रहते थे। अगर कोई कंपनी प्रॉब्लम में भी है और काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना कर रही है तो उनके लिए भी वो कुछ अलग सा सिस्टम बनाकर उन्हें लोन प्रोवाइड करते थे। साथ ही वो इस चीज का भी ध्यान रखते थे कि उन्होंने जो पैसा लोन के तौर पर दिया है वो उन्हें रिटर्न भी मिले। उन्हें पैसा देने के साथ ही पैसा वसूल करना भी आता था और इसी चीज का नतीजा था कि यस बैंक का प्रॉफिट 2008 से 2018 इस पीरियड में सालाना 35% से बढ़ रहा था और बैंक की शेयर प्राइस भी यस बैंक की इस ग्रोथ को फॉलो कर रही थी। तो फिर 2018 में ऐसा क्या हो गया कि यस बैंक की शेयर प्राइस लगातार गिरने लगी? तो इसके पीछे पहला मेन रीजन ये है कि यस बैंक ने अपने जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं यानी जो एनपीए हैं उन्हें छुपा कर रखा था। 2018 में जो आइलैंड एफएस का डिफॉल्ट हुआ था उसके बाद आरबीआई को पता चला कि कई सारे बैंक्स के पास एनपीए है, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है। जिसके बाद आरबीआई ने यह पता करना शुरू कर दिया कि किस बैंक के पास कितना एनपीए है और इसलिए आरबीआई ने सारी बैंक से एनपीए का डेटा मांगना शुरू कर दिया। लेकिन जब उन्होंने यस बैंक का एनालिसिस किया तो उन्हें पता चला कि यस बैंक ने जो एनपीए के नंबर्स आरबीआई को प्रोवाइड किए हैं वो एक्चुअल नंबर से अलग है और काफी कम है, जबकि एक्चुअल नंबर उस नंबर से काफी ज्यादा था। तो जब ये चीज आरबीआई को पता चली तो आरबीआई ने आरबीआई के फॉर्मर डिप्यूटी गवर्नर मिस्टर आर गांधी को यस बैंक के बोर्ड पर एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया और इन सारी चीजों के बाद आरबीआई ने राणा कपूर के सीईओ पद के एक्सटेंशन के लिए मना कर दिया, जिसके चलते राणा कपूर को जनवरी 2018 में अपनी सीईओ की पोस्ट खाली करनी पड़ी। यस बैंक के इस खराब परफॉर्मेंस के पीछे दूसरा मेन रीजन ये है कि बैंक ने कंपनीज को बहुत ही अग्रेसिवली लोन दिए थे। 2018 तक तो यस बैंक के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अच्छे खासे प्रॉफिट दिख रहे थे, लेकिन पीछे बैलेंस शीट कुछ और ही बोल रही थी। धीरे धीरे वो लोन्स एनपीए साबित होने लगे। यस बैंक ने एसएल ग्रुप को काफी ज्यादा लोन दिया था जो आगे चलकर एनपीए साबित हुआ। उन्होंने डीएचएफएल, जो कि अभी बैंक्रप्सी के कगार पर है, उसे भी काफी ज्यादा लोन दिया था और उनका वो लोन भी एनपीए साबित हो गया। साथ ही अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की कंपनीज को भी उन्होंने कई सारा लोन दिया था। उन्होंने सीसीडी की पेरेंट कंपनी कॉफी डे एंटरप्राइजेस को भी लोन दिया था और वो लोन रिकवर करना भी उनके लिए मुश्किल साबित हो रहा है। तो इंडिया में जितनी भी कंपनीज फिलहाल बैंक्रप्सी के कगार पर हैं, उनमें से ज्यादातर कंपनीज को यस बैंक लोन दे चुकी है और इन सब एनपीएस की वजह से वो लगातार लॉसेस पर लॉसेस रिपोर्ट कर रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2020 के सेकंड क्वार्टर में कंपनी का ग्रॉस एनपीए 7.39% था, जो कि बहुत ही ज्यादा था, जो कि उसके पहले के क्वार्टर में 5% के करीब था और एक साल पहले 1.6% था। तो आप देख सकते हो कि कंपनी का ग्रॉस एनपीए कितनी तेजी से बढ़ा है। अब हाल ही में ही मिस्टर राणा कपूर ने अपना सारा स्टेक बेच दिया है, बस 900 शेयर्स अपने पास रखे हैं और राणा कपूर के जाने से यस बैंक के शेयर होल्डर्स काफी खुश हैं। यस बैंक के शेयर होल्डर्स को राणा कपूर से कई सारी दिक्कतें थी। मिस्टर राणा कपूर ने आरबीआई से एनपीए ही नहीं बल्कि शेयर होल्डर से अपने प्लेस शेयर्स भी छुपा के रखे थे और इन सारी चीजों की वजह से शेयर होल्डर्स का यस बैंक के मैनेजमेंट से भरोसा उठ गया था। तो अब राणा कपूर के जाने के बाद बैंक में नया मैनेजमेंट आ गया है। मिस्टर रोनित गिल, जो कि यस बैंक के फिलहाल सीईओ है, वो यस बैंक को टर्न अराउंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये चीज आसान बिल्कुल भी नहीं है। यस बैंक पर ऑलरेडी 1 लाख करोड़ से ज्यादा का डेट है, तो इतना ज्यादा कर्ज
और ऊपर से प्रॉफिटेबिलिटी भी नहीं। दूसरी ओर एनपीए कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं और पता नहीं कि आगे कितने बढ़ेंगे। तो अभी तक शेयर होल्डर्स को ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है कि आगे चलकर कितने सारे एनपीएज आने वाले हैं। तो एनपीएज पिछले 1 साल से बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो डेट, लॉसेस, बढ़ते हुए एनपीएज और बिजनेस चलाने के लिए फंड की रिक्वायरमेंट, ये 4 मेन चैलेंजेस यस बैंक के मैनेजमेंट के सामने हैं। वो अपने बिजनेस को चलाने के लिए यस बैंक को काफी सारे फंड की रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए वो $2 बिलियन की फंडिंग उठाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये देखना अब इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या रवनीत गिल और यस बैंक का मैनेजमेंट यस बैंक को टर्न अराउंड कर पाएगा, जबकि ये चीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। क्योंकि अगर यस बैंक जल्द से जल्द प्रॉफिट नहीं कमाती है तो वो खुद अपना डेट डिफॉल्ट करने लगेगी, जिसका इफेक्ट काफी खराब हो सकता है। तो ये कई सारे रिस्क फैक्टर्स फिलहाल बैंक के सामने हैं। तो यस बैंक में इन्वेस्ट करने से पहले इन सारी चीजों का ध्यान जरूर रखें। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स का ध्यान यस बैंक पर जा रहा है कि देखो कितनी कम प्राइस में बैंक मिल रही है, बट साथ ही आपको कंपनी के फंडामेंटल्स भी पता होने चाहिए। तो चाहे वो यस बैंक हो या चाहे और कोई कंपनी हो, आप इन्वेस्ट करने से पहले उसका डिटेल एनालिसिस जरूर करें। नए साल के तौर पर हम हमारे सारे कोर्सेज पर बहुत ही एक्साइटिंग ऑफर्स लेकर आए हैं। 5 तारीख तक आपको हमारे सारे कोर्सेज पर फ्लैट 20% ऑफ मिलेगा, जिसमें आपको हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग कोर्स, जो कि स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर बिगिनर्स, स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर इंटरमीडिएट्स, फंडामेंटल एनालिसिस, वैल्यू इन्वेस्टिंग कोर्स और टेक्निकल एनालिसिस का कॉम्बो है, वो 3,360 रुपीज की बजाय सिर्फ 2,499 रुपीज में मिलेगा। साथ ही बाकी कॉम्बो कोर्सेज पर भी आपको इसी तरह के डिस्काउंट्स मिलेंगे। और जो सिंगल कोर्सेज है, जैसे कि वैल्यू इन्वेस्टिंग कोर्स, जिसकी प्राइस 551 रुपीज है, वो आपको सिर्फ 440 रुपीज में मिलेगा। स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर इंटरमीडिएट्स, जिसमें हमने सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स की स्ट्रेटेजीज बताई है, वो आपको 599 रुपीज की बजाय सिर्फ 479 रुपीज में मिलेगा। तो इन ऑफर्स का आप जरूर फायदा उठाएं। इन डिस्काउंट्स के लिए आपको कोई कूपन कोड यूज करने की जरूरत नहीं है। इन कोर्सेज की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।